हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है और मैं आज आपको अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक चैप्टर को पढ़ाऊंगा। शुरुआत करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इन उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, आइए जानते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये हम जब बाएं की तरफ देखेंगे, ये पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं देखते हैं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था।
रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लाल रंग से बताए गए हैं, ये देखिए भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफाएं, ये हमको लाल रंग वाली मिल गए हैं। ये कौन से स्थान हैं? ये वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? हम इन सभी क्वेश्चन और आंसर के जितने भी इसमें ये क्वेश्चंस हैं, हम इसके आंसर चैप्टर पढ़ने के बाद देंगे। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताइए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक शिकारी शिकार को पकड़ रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, ये गुफाएं हैं जो और इनके ऊपर कुछ चित्रकारी की गई है। पुरा स्थल, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। आग की खोज जानते हैं कैसे हुई? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो हम मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढते हैं। ये आगे हमारा मानचित्र। ये हम देख सकते हैं, ये रही कुरनूल की गुफाएं। यहीं पर आग के प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं। नाम और तिथियां, क्योंकि कुरनूल की गुफाएं हैं जहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे।
अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, देखते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो कुत्तों को सबसे पहले पालतू इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि ये बहुत ही वफादार होते हैं और बहुत जल्दी इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं। मेरा यही मानना है। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। हम इसमें देख सकते हैं जो जंगली सूअर का दांत है वो ये बड़ा वाला है और जो पालतू सूअर का दांत है वो ये छोटा वाला दांत है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में
कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। करते होंगे, नहीं तो वो लंबे समय तक एक ही स्थान पर टिक नहीं पाएंगे। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनाज के उपयोग। क्या क्या उपयोग हो सकते हैं अनाज के? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में अर्थात भोजन के रूप में, उपहार के रूप में, किसी को हम गिफ्ट देते हैं तब उसके रूप में, और भंडारण के लिए। आगे बढ़ते हैं। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज हम उनको अपना पेट एनिमल बना लेते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो हमें ये नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है। यहाँ से हमें सर्वाधिक प्राचीन कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाऊजली, हेडिंग, ये हल्लूर, पय्यमपल्ली। तो ये स्थान हमको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है।
इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये हम देख सकते हैं नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये शार्प हो गए हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये हम देख सकते हैं साइड में, लेफ्ट साइड में मेहरगढ़ के घर का चित्र है। ये मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? हमारे भी घर अगर ऊपर से देखें तो ऐसे ही दिखेंगे। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ को ढूंढो। ये रहा मेहरगढ़। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये हम देख सकते हैं चित्र में। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकती हो? बिल्कुल पहचान सकते हैं। ये रही बकरी के कंकाल, ये हैं बकरी। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? वो अपना मनोरंजन के लिए इसे बना सकते हैं। उस समय मनोरंजन के उतने अवसर कहाँ थे। यहाँ पर हम कुछ उपयोगी शब्द देख सकते हैं। आखेटक, खाद्य संग्राहक,
चूँकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। यहाँ हम देखें एक नवपाषाणिक पुरा स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाणी युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। अब हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लें। मध्य पाषाण युग की तिथि है 12,000 साल से 10,000 साल तक। बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आरंभिक मानव की खोज में पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। तो उत्तर है पत्थरों के औजारों के उपयोग फल फूल काटने के लिए, दूसरा है हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, तीसरा है पेड़ों की छाल उतारने के लिए, अगला जानवरों की खाल उतारने के लिए, पांचवा है हथियार, भाले और बाण बनाने के लिए, और अगला छठा पॉइंट लकड़ियाँ काटने के लिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो उत्तर है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। तीसरा, ये हम चैप्टर के अंदर के भी क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा है अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल या आवास और उद्योग स्थल या अन्य? तो उत्तर है हम आवास में रहते हैं, हम आवास चुनेंगे। चौथा, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो उत्तर है आज हम आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं, फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए करते हैं, सर्दी से बचाव के लिए करते हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए करते हैं। पांचवा प्रश्न है पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? तो ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, ये औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें आसानी से काफ़ी दूर फेंका जा सकता था। वही नवपाषाण के जो हमने औजार दिखाए थे। छठा प्रश्न है नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? तो उत्तर है नवपाषाण युग में मनुष्य स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा था। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाने लगा था। सातवां प्रश्न इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? तो उत्तर है इन मनकों का उपयोग शायद जेवरात बनाने के लिए किया जाता होगा। मन के मतलब मोती कह सकते हैं। आठवां है आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? तो आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरा स्थलों के नाम बता सकते हो? तो दूसरे प्रकार के पुरा स्थल यह कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। और दूसरा है आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के पुरा स्थल, जैसे हमने मेहड़गढ़ दिखाया था, तो वही है ये आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के पुरा स्थल में मेहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। अन्यत्र ये हम देख चुके हैं फ्रांस वाला। हाँ, तो क्या हम सवाल था क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो ये इस चित्र को? तो खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा या शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता है?
अब हम अपने चैप्टर के लास्ट के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? उत्तर है निम्नलिखित कहानियाँ सुनाएंगे। पहली कहानी पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के संबंध में। दूसरी जानवरों के शिकार करने के संबंध में। तीसरी चित्रों और रंगों के संबंध में। चौथी फसलों को उगाने के संबंध में। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं, देखते हैं। इनको हमें पूरा करना है इन वाक्यों को। क है शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। दूसरा, घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ था। तीसरा, आरंभिक लोगों ने गुफाओं की फिर चित्र बनाए, भीतरी दीवारों पर चित्र उन्होंने बनाए। हुस्गी में चूने के पत्थर से औजार बनाए जाते थे। ये हमने वाक्य पूरे कर लिए। दूसरा है उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो। उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुस्गी और कुरनूल स्थित हैं। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी? तो उत्तर है हाँ, तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गुजरी होगी। तीसरा, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? तो उत्तर है शिकारी खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा है जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। और चौथा कारण है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ख है आज हम यात्राएं अलग अलग कारणों से करते हैं, जैसे रोजगार की तलाश में, व्यापार करने के लिए, नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। अगला क्वेश्चन है आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? तो उत्तर हम क्या देंगे? आज फल काटने के लिए हम चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। अगला प्रश्न, शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी एक चीज़ के लिए करोगे? तो शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। और हम इनमें से क्या आज का प्रयोग करेंगे? आग का मांस भूनने के लिए और प्रकाश के लिए भी कर सकते हैं। अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में से कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो उत्तर है शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल मूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे, ये होते थे। और आज के खाद्य पदार्थ क्या है? चावल, रोटी, सब्जियाँ, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। 7वां प्रश्न, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका, गुटिका मतलब प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा हो, तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे? खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की 2
अपनी सूची की अपने दो साथियों की सूचियों से तुलना करो, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है? तो उत्तर है पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? ये हैं कार, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना, और दूसरा है दफ्तरों में काम करना। और केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य छोटे बच्चों की देखभाल करना और बच्चों को जन्म देना। केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य फायर ब्रिगेड और फौज में, लेकिन अब तो फौज में महिलाएं भी आ गई हैं। ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके हमने अच्छे से आंसर दिए। अब हम कुछ इसके नोट्स देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आरंभिक नगर कौन कौन से? जैसे आरंभिक नगर, आखेटक, खाद्य संग्राहक, यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। भोजन जैसे जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधों, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण, भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते थे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश और पानी की तलाश में जाते थे। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है भीमबेटका। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। प्रारंभिक पशुपालक व कृषक के साक्ष्य, बुर्जहोम जो कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद बिहार में है, कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में, दाऊजली असम में है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ था। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान भी मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। पुरा पाषाण, यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल तक आरंभिक काल को, इसको आरंभिक काल कहते हैं, पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल तक। इस काल को पर्यावरणीय बदलाव भी, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव भी मिलते हैं। नव पाषाण काल 10,000 साल से पहले अगले युग की शुरुआत, यह है नव पाषाण काल। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर 2 जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे साथ आप सबने इतना समय गुजारा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।